हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर पवित्रा शंकर, एक साइकेट्रिस्ट बेस्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। आज मैं बात करने वाली हूं अबाउट दिस सुपर ट्रेंडिंग सीरीज कॉल्ड एडोलेसेंस, जो उसके बारे में। और आजकल ये शो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। ये शो जितना ही इंटरेस्टिंग है उतना ही रियल लाइफ साइकेट्रिक प्रैक्टिस से रिलेट भी करता है, स्पेशली जब बात आती है बच्चों और टीनेजर्स के मेंटल हेल्थ की। मुझे शो के कुछ ऐसे इंसाइट्स शेयर करने हैं जो हम अपनी प्रैक्टिस में भी देखते हैं। शो काफ़ी चीज़ें अच्छे से और एक्यूरेटली पोर्ट्रे करता है और मुझे लगा कि ये डिस्कस करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, हो सकता है कि मैं जो चीज़ें कुछ मिस भी कर दूँ और बाकी लोग उन चीज़ों को नोटिस करें, बट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड लव टू शेयर विद यू ऑल एंड आई थिंक दिस वुड बी इंटरेस्टिंग। एक छोटी सी वार्निंग, अगर आपने शो अभी नहीं देखा है, देयर विल बी स्पॉयलर्स इन दिस वीडियो, सो I would suggest that you go watch the show first and then come back for this discussion. एपिसोड की शुरुआत होती है दो पुलिस ऑफिसर्स डीआई ल्यूक बास्कॉम और डीएस मीशा फ्रैंक के साथ, जो सुबह के अर्ली आवर्स में अपनी स्टेकआउट कार में बैठे होते हैं। तभी बास्कॉम अपने बेटे का एक वॉइसमेल सुनता है जो कह रहा होता है कि उसका पेट खराब है और इसलिए वो आज स्कूल नहीं जा पाएगा और इसलिए वो छुट्टी लेना चाहता है। ये भी जल्दी ही क्लियर हो जाता है कि ये एक फ्रीक्वेंट एक्सक्यूज़ है, क्योंकि बेटा स्कूल जाने के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं लगता और अक्सर इस तरह के बहाने बनाता है। दोनों पुलिस ऑफिसर्स ये भी डिस्कस करते हैं कैसे बच्चों को इस चीज़ की सेंस होती है कि कौन से पेरेंट्स से कौन सा काम निकलवाना है और कौन ज़्यादा इजीली मान जाएगा हमारे उनके रिक्वेस्ट्स को। ये एक कॉमन पैटर्न है जो हम भी अपनी साइकेट्रिक प्रैक्टिस में देखते हैं। स्कूल रिफ्यूज़ल एक कॉमन कंप्लेंट होती है और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स वाले बच्चों और टीनेजर्स के पेरेंट्स भी यही ऑब्जर्व करते हैं दैट द चिल्ड्रन यूजुअली नो हु टू मैनिपुलेट और किससे अपनी बात मनवानी है। हम अक्सर पेरेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि वो समथिंग कॉल्ड कंसिस्टेंट पेरेंटिंग मेथड अडॉप्ट करें, जिसका मतलब है दोनों पेरेंट्स का अप्रोच सिमिलर हो ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। कभी कभी गुड कॉप बैड कॉप वाली अप्रोच चल सकती है, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट देयर शुड बी सम सिमिलैरिटी इन द ओपिनियंस ऑफ द पेरेंट्स एंड व्हाट इज अलाउड इन द हाउस एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। एक बैलेंस्ड और कोऑर्डिनेटेड पेरेंटिंग अप्रोच ज़रूरी होती है बच्चों के साथ में, विच इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंट एडवाइस साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट गिव टू पेरेंट्स। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि 13 साल का जेमी मिलर पुलिस के रेडार में आ जाता है। उसके घर पर रेड होती है और उसको मर्डर के सस्पिशन में अरेस्ट कर लिया जाता है। ऑब्वियसली एक बच्चा होने के नाते वो डर जाता है, उसकी फैमिली भी शॉक में होती है। जेमी इतना घबरा जाता है कि वो अपने पैंट्स में यूरिनेट कर जाता है। वो बार बार चिल्लाता है कि नहीं, उसने कुछ नहीं किया है और उसके चेहरे पर डर और परेशानी क्लियरली दिखाई देती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जेमी फर्स्ट एपिसोड में बहुत छोटा और अपनी एज के कंपैरिजन में भी ज़्यादा शॉर्ट लगता है। शायद ये एक डिलिबरेट चॉइस है कैमरा एंगल की, ताकि ऑडियंस उसके इनोसेंस और वल्नरेबिलिटी को फील कर सके। जेमी अपनी इनिशियल असेसमेंट्स करवाता है लॉ इन्फोर्समेंट फैसिलिटी में, तब वो क्लियरली शॉक में दिखाई देता है। उसको खुद समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और इस सब से कैसे डील करें। हर सीन में वो कभी कंफ्यूज लगता है, कभी बहुत डरा हुआ लगता है, कभी इमोशनल, और कभी एक ही फ्रेम में ये सारी फीलिंग्स मिक्स दिखाई देती है। अगले कुछ सीन्स में एक लंपी मोन्टाज है जो पुलिस स्टेशन के वेरियस प्रोसीजर्स दिखाता है। यहाँ एक चीज़ शायद और व्यूअर्स ने भी नोटिस करी होगी कि जैसे स्टाफ का टोन जेमी के साथ बहुत असर्टिव रहता है, पर साथ ही काम और जेंटल भी होता है। हर स्टेप पे उससे उसकी कंसेंट मांगी जा रही होती है, चाहे वो ब्लड सैंपल्स लेना हो, फिजिकल एग्जामिनेशन कराना हो या उसकी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करना हो। हाँ, टेक्निकली उसके पास मना करने का ऑप्शन नहीं है, पर फिर भी उसको एक सेंस ऑफ एजेंसी दिया जाता है, जो कि जुवेनाइल केसेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। एक और नोटिसेबल चीज़ ये है कि नर्स उससे बेसिक क्वेश्चंस पूछती है, जैसे क्या तुम्हें पता है कि अरेस्ट होने का क्या मतलब होता है, या तुम्हें ये पता है कि लॉयर की तुम्हें क्यों ज़रूरत पड़ सकती है।
ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो स्पेसिफिकली इवन जुवेनाइल केसेस में बट ऑल्सो समटाइम्स अडल्ट केसेस में पूछा जाता है, ताकि यह सर्टन किया जाए कि बच्चा मेंटली अवेयर है या मेंटली साउंड है या नहीं। ये चेक करना ज़रूरी होता है कि उसको अपनी सिचुएशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, या फिर वो प्लेस, पर्सन और टाइम के लिए डिसोरिएंटेड तो नहीं है। ये असेसमेंट ट्रायल के लिए फिट होने का भी एक बेसिक और क्रूशल फर्स्ट पार्ट होता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटिव इंटरेक्शन होती है बेस्कॉम, फ्रैंक और जेमी के बीच, जिसमें जेमी का फादर एडी और उसका सोलिसिटर भी प्रेजेंट होता है। ये सोलिसिटर बेसिकली उसका लीगल गाइड है जो जेमी को इस कॉम्प्लेक्स और ओवरवेलमिंग और इंट्रिकेट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस समझाने और नेविगेट करने में हेल्प करता है। जुवेनाइल केसेस में जहां बच्चे जो लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं वो इन्वॉल्व हैं, वहां ट्रायल प्रोसेस को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए अलग अलग प्रोविजंस दिए जाते हैं। इवन इन इंडिया ऐसे एक्ट्स जैसे कि द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड द पॉक्सो एक्ट हैव सच प्रोविजंस, ताकि जो ट्रायल प्रोसेस हो वो चाइल्ड फ्रेंडली हो सके, हम बच्चों को जितना अनअवॉइडेबल है उससे ज़्यादा ट्रॉमेटाइज और ना करें और उनकी राइट्स को हम बचाएं और उनकी वेलबींग का, बच्चों की वेलबींग का हमेशा ध्यान रखें। एपिसोड एक और चीज़ बहुत ब्यूटिफुली दिखाता है, जो शॉक केयर गिवर्स फील करते हैं जब उनका बच्चा किसी वायलेंट क्राइम से एसोसिएटेड होता है। उनका पूरा वर्ल्ड उलट पुलट हो जाता है। एक ऐसा बच्चा जो उनके साथ घर में रहता था, जिन्हें वो अपनी प्रोटेक्शन में समझते थे, जो उनके लिए बस एक नॉर्मल बच्चा था, एक नॉर्मल बचपन जिसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थे, उनके बारे में जिसको समथिंग विच कैन नॉट इवन बी इमेजिन्ड, ऐसा कुछ हो जाना और उनकी ऐसे डार्क और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन होना जहाँ पे ना ही सिर्फ वायलेंट बट इवन क्रिमिनल एक्टिविटी से भी वो एक्सपोज्ड है, इज़ अनइमेजिनेबल। पेरेंट्स के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में कोई ऑब्वियस वार्निंग साइंस नहीं दिखाई देते, लेकिन थोड़ी हिंट्स ज़रूर होती हैं, जैसे जेमी का रीसेंट बिहेवियर चेंज। हमें एपिसोड में पता चलता है कि वो जो एक जनरली अकेडमिकली अच्छा स्टूडेंट था, कुछ दिनों से दोस्तों के साथ फिजिकल ऑल्टरकेशंस, लड़ाइयों में पड़ रहा था और छोटी छोटी बातों पे ही वुड लूज हिज टेम्पर। ये एक बहुत कॉमन चीज़ होती है दैट पेरेंट्स, टीचर्स एंड इवन डॉक्टर्स अक्सर एक बच्चे की अकेडमिक्स को उसकी अचीवमेंट्स, बिहेवियर्स और वीकनेसेस का प्राइमरी इंडिकेटर और समटाइम्स द ओनली इंडिकेटर मानते हैं। पर असल में मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, डिफाइंड बिहेवियर, बात न मानना, ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न्स में चेंजेस आना, स्कूल से एब्सेंट रहना, नए या क्वेश्चनेबल दोस्तों के सर्कल में रहना, सोचने का तरीका बदलना या सब्सटेंस यूज़ में इन्वॉल्व होना, ये सब भी कुछ चेंजेस होते हैं जो एकेडमिक्स में डाउनफॉल आने से बहुत पहले ही दिखने लग जाते हैं। ये हर बच्चे के केस में नहीं होता, पर अगर एक बच्चा किसी मेंटल इलनेस या कोई और प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कोई टफ सिचुएशन से गुजर रहा है, तो ये सटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ना मिस किए जाएं। शो का सेकंड एपिसोड जेमी और केटी के स्कूल में शूट किया गया है। जैसे हमें फर्स्ट एपिसोड के एंड तक पता चल जाता है कि केटी जेमी की स्कूलमेट थी और जेमी ने उसका मर्डर किया था, और ये सब एक सीसीटीवी फुटेज पर रिकॉर्ड भी हो गया था। एक सीन में सीनियर स्कूल टीचर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब ऐसे डिफ़िकल्ट इंसिडेंट्स होते हैं तो उनके लिए सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हायर अथॉरिटीज़, ऑफिशियल्स, पेरेंट्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, स्पेशली ऐसी कंडीशंस में। वो फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं इस बात से कि स्कूल सिर्फ एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ना रह के उनकी जिम्मेदारी बच्चों की फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ मेंटल सेफ्टी का ध्यान रखना भी हो जाता है। पर ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स, टफ और रिसोर्स इंटेंसिव काम है। आज के टाइम में स्कूल से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। एकेडमिक रिजल्ट्स अच्छे लाना, हाई रैंकिंग्स मेंटेन करना, डिसिप्लिन और ऑर्डर बना के रखना, क्वालिटी एजुकेशन देना जो इंक्लूसिव और सेंसिटिव हो, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को फॉलो करना, स्मॉल और बिग क्राइसिस सिचुएशंस को अच्छे से स्किलफुली हैंडल करना, स्टूडेंट्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना और नए ट्रेंड्स और पॉलिसीज़ को अडेप्ट करते रहना, और ये सब एक ही टाइम पे सब कुछ साथ में मैनेज करना। नेचुरली हर स्कूल इसके लिए फुली इक्विप्ड नहीं होता,
रादर काफ़ी कम स्कूल्स इसके लिए इक्विप्ड होते हैं और उन पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन देखा जाए तो स्कूल्स वो जगह है जहाँ बच्चे अपने दिन का 1/4 से लेकर हाफ हिस्सा बिताते हैं, यानी 8 to 12 घंटे तक, 8 से 12 घंटे तक। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर कोई स्कूल, गवर्नमेंट, ट्रस्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड मीडिया ये भी समझें कि स्कूल सिर्फ नॉलेज एक्विजिशन की जगह बन के नहीं रह सकता, बल्कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। आज के चैलेंजेस देखते हुए एजुकेशन सिस्टम को नए तरीके और पॉलिसीज़ डेवलप करनी ही पड़ेंगी जो कम्युनिटी से फीडबैक ले, मिस्टेक्स से सीखे और इवॉल्व करे। स्कूल सिर्फ पढ़ाई का सेंटर नहीं है, यहाँ नए जनरेशन्स नर्चर होते हैं। इसलिए जितना भी टफ हो, हमें मिलके ऐसे सिस्टम्स बनाने होंगे जो आज के चैलेंजेस से आंख चुराने के बजाय उनके एक्टिव सॉल्यूशंस निकालें। I am not the person to give any suggestions for this, but something definitely needs to change. जब पुलिस ऑफिशियल्स डिफरेंट स्टूडेंट्स से बात करते हैं तो एक चीज़ क्लियर होती है, हर बच्चा ग्रीफ और लॉस को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है। कुछ बच्चे इमोशनली नम हो जाते हैं और अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। तो कुछ गुस्से में आ जाते हैं और लैश आउट करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। ये सब नॉर्मल रिएक्शंस हैं जब कोई अपने इतने क्लोज इंसान को खो देता है। बच्चों के लिए ये और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि हम एज अडल्ट्स उन्हें खुश रहना तो फिर भी सिखा देते हैं, पर दुख, गुस्सा, गिल्ट या शेम जैसे इमोशंस कैसे हैंडल करना है, ये डिफ़िकल्ट इमोशंस या इन इमोशनल स्टेट्स में कैसे बिहेव करना है, ये कभी ओपनली डिस्कस नहीं करते। रिज़ल्ट ये होता है कि जब उन्हें ऐसे इमोशंस फील होते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि इनका करना क्या है। एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आता है जब D.I. Bascom एक लड़के के साथ बात कर रहा होता है जो जेमी का फ्रेंड था और लेटर उसको जेमी का अकॉम्प्लिस होने के सस्पेशन में अरेस्ट भी किया जाता है। ये लड़का एक चीज़ से काफ़ी फैसिनेटेड लगता है कि Bascom अपने स्कूल टाइम में एक पॉपुलर किड रहा होगा। उसकी आंखों में एक क्यूरियोसिटी आती है, जैसे वो जेन्युइनली चाहता हो ये जानना कि पॉपुलर बना कैसे जाए। उसको हाउ डज इट फील टू बी पॉपुलर। ये सीन ब्यूटिफुली दिखाया जाता है एडोलेसेंस में। प्योर अप्रूवल एक नेसेसिटी की तरफ फील होता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जो अपनी सेल्फ वर्थ हम इस बेसिस पे मेजर करने लगते हैं कि कितने फ्रेंड्स हैं, लोग हमें कितना अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव समझते हैं, इंस्टाग्राम या बाकी चैनल्स पे कितने लाइक्स मिल रहे हैं या स्नैपचैट स्ट्रीक्स कितनी चल रही हैं। ये नीड टू फिट इन स्ट्रॉन्ग इतनी ज़्यादा हो सकती है कि कभी कभी ये सक्सेस का स्केल लगने लगती है। अगर लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम वैल्यूएबल नहीं हैं, और अगर हमें लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, हम पॉपुलर नहीं हैं, देन वी आर जस्ट फेलियर्स इन लाइफ। Bascom का बेटा जो पहले एपिसोड में उसको वॉइस मेल छोड़ता है, एक पॉइंट पे अपने डैड को बताता है कि उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उनकी जनरेशन का ऑनलाइन लैंग्वेज या लिंगो क्या होता है, स्पेशली इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ये लैंग्वेज एक आउटसाइडर के लिए लिटरली क्रिप्टिक लग सकती है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें Bascom और इवन एज एन ऑडियंस दोनों को ही एक हॉलो सी फीलिंग होती है, जैसे एक रियलिटी चेक मिल रहा हो कि हम एक्चुअली रियलिटी से एंड अंडरस्टैंडिंग द यंगर जनरेशन से कितने दूर हैं। अडल्ट्स अक्सर ये सोचते हैं कि वो बच्चों को समझते हैं, पर असल में जो कॉन्वर्सेशन, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस और इवन छोटी बड़ी जीतें होती हैं, वो सब उनके सामने ही हो रहा होता है, बट दे हैव नो क्लू ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। इस एपिसोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट ये भी है कि आज के यंग जनरेशन पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं, डिस्पाइट बीइंग मोर डिजिटली कनेक्टेड दैन एवर। ये उन रेयर शोज़ में से है जो जेनजीज और अल्फाज की कॉम्प्लेक्स डिलेमास को ट्रूली कैप्चर करता है। उनके फियर्स, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनके प्रेशर्स और एक दूसरे से जुड़ने के बावजूद अकेलापन का एक्सपीरियंस, ये बहुत ब्यूटिफुली कैप्चर करता है।
और सबसे पावरफुल बात ये है कि ये शो आपको हर 15 मिनट में एक रियलिटी चेक देता है जो आपको एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल और अनईजी फील कराता है, और कभी कभी तो लिटरली देयर आर चिल्स डाउन योर स्पाइन। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है बल्कि एक मिरर है जो दिखाता है कि आज द यंगर जनरेशन की स्ट्रगल्स कितनी रियल और कितनी कॉम्प्लेक्स है। इस शो के बारे में और भी बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, एंड देयर आर 2 more episodes that we should be discussing, especially the third one in which is definitely my favorite। एक ब्रिलियंट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जेमी जो अक्यूज्ड है उसको इवेल्युएट करती है, एंड द इंटायर एपिसोड इज बेस्ड ऑन दैट। लेकिन ये सब हम अगली पार्ट में डिस्कस ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें शो के बारे में। इफ आई हैव मिस समथिंग प्लीज डू शेयर योर पर्सपेक्टिव अबाउट इट, और आपको कौन से मोमेंट्स लगे इस शो में जो डीपली इम्पैक्टफुल थे या आई ओपनिंग थे आपके लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।